हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ नंबर 6 को, जिसमें हमारे कवि नागार्जुन की 2 कविताएं लगी हुई हैं। पहले हम कवि नागार्जुन के जीवन परिचय से अवगत होंगे, उसके बाद हम इनकी कविताओं की व्याख्या करेंगे। कवि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके जो बचपन का नाम था मूल, वह वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए ये बनारस और कलकत्ता गए। आगे की पढ़ाई के लिए बनारस और कलकत्ता चले गए। 1936 में श्रीलंका गए, वहाँ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बौद्ध धर्म में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। अपने जो देश वापस 1938 में आए हैं। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। पूरे भारत की इन्होंने अनेक बार यात्रा की थी। सन 1998 में इनका देहांत हो गया था। जन्म 1911 में और 1998 में इनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गतिविधियों में भी लेखन कार्य किया है। उनका जो संपूर्ण कृतित्व है वह नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 7 खंडों में। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो मैथिली भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था इन्हें। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने के कारण नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। मैथिली में और हिंदी में, इसके साथ साथ बांग्ला और संस्कृत में भी इन्होंने कविताओं की रचना की। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। इनका जो उपनाम है मैथिली भाषा में जो इन्होंने रचनाएं की हैं उनमें यात्री उपनाम से ये कविताएं करती हैं। लोक जीवन में गहरा सरोकार रखने के कारण नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। ये व्यंग्य में भी माहिर हैं। व्यंग्य में जो रचनाएं की गई हैं उनमें भी ये माहिर हैं। इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है क्योंकि ये भी ऐसे ही कबीर की तरह ही फक्कड़ स्वभाव के थे, और जो जाति पाति या ऊंच नीच का जो भेदभाव कबीर ने किया है, उसका जो खंडन किया है भेदभाव का, वैसे ही इन्होंने भी अपनी कविता में व्यंग्य के द्वारा अनेक कुरीतियों का जमकर विरोध किया है। छायावाद उत्तर दौर के ये ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन्म कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी काव्य रचना की है। मतलब इन्होंने अपनी कविता में छंदों का भी प्रयोग जमकर किया है और मुक्त छंद में मतलब कि छंद मुक्त कविता भी की है। अब इनकी 2 कविताएं लगी हुई हैं, एक है दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल, जिनकी व्याख्या हम करेंगे आगे। नागार्जुन की जो कविता पहली लगी है यह है दंतुरित मुस्कान। यहाँ कवि अपने छोटे बच्चे से मिले हैं जिसके भी नए नए दांत निकले हुए हैं। उसकी जो मनमोहक मुस्कान है उसके ऊपर ये कविता रचित की गई है। तो कवि कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो यहाँ कवि अपने छोटे बच्चे की मनमोहक करने वाली जो मुस्कान है मासूम बच्चे की, उसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे जो छोटे छोटे नए नए दांतों वाली मुस्कान है वह इतनी मनमोहक है, इतने मन को मोहने वाली है, इतनी सुंदर है कि कोई भी मृतक व्यक्ति जीवित हो उठेगा। उसे जो देखकर कोई भी मृतक या बेजान व्यक्ति भी जीवित हो जाएगा। अर्थात तुम्हारी यह मुस्कान
जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश हताश हो चुके व्यक्ति हैं उनमें भी प्राणों का नया संचार कर देगी। जो बेजान व्यक्ति हैं उनमें भी प्राणों का संचार हो जाएगा और उन्हें भी जीवन की नई आशा प्राप्त होगी। धूली धूसर तुम्हारा यह गात, तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब, मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात कहा गया है कमल के लिए। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा यह धूल से भरा हुआ, धूल से सना हुआ जो शरीर है, गात मतलब शरीर, तो धूल से भरा हुआ जो शरीर है वह, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे तालाब को छोड़कर जो कमल हैं वो मेरी झोपड़ी में आ खिले हैं, मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं, वो तालाब से निकलकर मेरी झोपड़ी में आ गए हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे कोमल स्पर्श को पाकर जो कठिन पाषाण है, कठोर पाषाण है, वह भी जल के समान हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हारा स्पर्श कठिन पाषाण कर लेगा तो वो पिघलकर जल के भांति कोमल हो जाएगा। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे पड़े शेफालिका के फूल, पास था कि बबूल। यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे निश्चल चेहरे में, तुम्हारे जो निश्चल चेहरा है उसे देखकर जो बांस या बबूल है वह भी शेफालिका के फूल के समान कोमल होकर झड़ने लगे हैं, मतलब गिरने लगे हैं। यहाँ कहने का आशय है कि कवि की जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनमें उसका जो मन था वह बबूल या बांस के समान कठोर हो गया था, जो उस नन्हे बच्चे की मुस्कान को देखकर फिर से शेफालिका के फूल के समान कोमल होकर झड़ने लगा है, जल के समान कोमल हो गया है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे ए निमेष। यहाँ कवि कह रहे हैं जैसे कभी बहुत समय के बाद बच्चे से मिले हैं तो कह रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो और इसी कारण तुम मुझे एनिमेस मतलब पलके झुकाए बिना एकटक देखना, तो इसलिए तुम मुझे बिना पलके गिराए एकटक देखते जा रहे हो। थक गए हो आंखें लूं में फेर, कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे एकटक देखने की वजह से थक जाओगे, थक रहे हो, मतलब पलक भी नहीं झुका रहे हो, अपनी आंखों में पलक भी नहीं मार रहे हो, तो ऐसे तो तुम थक जाओगे, इसलिए मैं ही अपनी आंखें तुमसे फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, ऐसा क्या हो गया कि हम पहली बार में परिचित न हो सके, अब हम बार बार मिलेंगे तो हम एक दूसरे को अच्छे से जान जाएंगे, अभी हम पहली बार मिले हैं तो हम अभी परिचित नहीं हो पाए हैं। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। अब कभी अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ ही वो माध्यम बनी हुई है जिसके कारण मैंने आज तुम्हें देखा है, तुम्हें जाना है, क्योंकि तुम उसकी ही वजह से तुम आज इस दुनिया में आ पाए हो। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, अब कभी कहें तुम्हारी ये जो नन्हे से दांतों वाली मुस्कान है यह बहुत ही प्यारी है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी वो जन्म देने वाली माता जो है वह भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कवि कह रहे हैं चिर प्रवासी मतलब बाहर रहने वाला, मैं हमेशा से बाहर ही रहता आया हूँ। इत अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और इस कारण तुम्हारा मुझ जैसे अतिथि से कोई संपर्क नहीं रह पाया है। उंगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, कवि कहते हैं कि ये तो तुम्हारी माँ ही है जो तुम्हें मधुपर्क कराती है, अर्थात तुम पर लाड़ प्यार जताती आई है। देखते तुम इधर कनखी मार, कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे जो तिरछी निगाहें हैं मतलब आंखों को तिरछी करके देख रहे हो, और होती जब आंखें चार, और जब भी मैं तुमसे आंखें मिलाता हूँ तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और तुम शर्मा जाते हो, मतलब शर्मा कर अपनी छोटी सी मुस्कान को दिखा देते हो। मुझे लगती बड़ी ही छविमान, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, मुझे बहुत मनमोहक प्रतीत होती है। तुम्हारी इस मुस्कान पर मैं बहुत ज़्यादा मुग्ध हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर मेरा मोह आ गया है। ये थी नागार्जुन की पहली कविता तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। अब हम पढ़ेंगे फसल कविता की व्याख्या। यह है नागार्जुन की फसल नामक कविता। इसमें कवि कह रहे हैं एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो फसल है उसको उगने में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, ना ही किसी एक नदी के पानी के प्रभाव से वह
बढ़ी हुई है, बल्कि उसमें अनेक नदियों के पानी का जो जादू है उसका प्रभाव देखा गया है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कहते हैं कि ऐसे ही ये किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के हाथों का स्पर्श जो इसमें लगा है उसकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हाथों के प्रभाव की, जो हाथों का जो मेहनत है उसका यह प्रभाव है, उसी की गरिमा है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ऐसे ही यह फसल किसी एक खेत या दो खेत की मिट्टी का नहीं, बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, अर्थात हजार हजार खेतों की मिट्टी के जो विविध गुण हैं उनका परिणाम है। कवि कहते हैं कि फसल के लिए सामूहिक प्रकृति और सामूहिक योगदान का होना अनिवार्य होता है। आगे कहते हैं फसल क्या है। कवि कह रहे हैं कि ये फसल होती क्या है, इसका वो अर्थ समझा रहे हैं कि फसल होती क्या है। और कुछ तो नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, कि वह और कुछ नहीं है बल्कि इन जो अनेक अनेक नदियों का पानी आता है उसी का यह जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, जो अनेक अनेक हाथ इसके जो मेहनत के लिए उठे हैं उनके स्पर्श की यह महिमा है, उन्हीं का यह परिणाम है उनकी मेहनत का कि यह फसल उगी है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, और जो भूरी काली और संदली मिट्टी होती है उनके गुणों, और जो भूरी काली संदली मिट्टी है उनके गुणों का ही यह परिणाम है, जो उनके गुणधर्म है उनके कारण ही यह फसल उगी हुई है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और जब सूरज की किरणें पेड़ों के ऊपर मिट्टी के ऊपर पड़ती है तो गर्माहट से जो फसल है वो जल्दी जल्दी उगती है, जल्दी जल्दी बड़ी होती है। तो उसका ही जो बीज से एकदम से पौधा बना है और पौधे से पेड़ बनकर खड़ा हो गया है वो सूरज की किरणों का ही रूपांतर है। सिमटा हुआ है संकोच हवा की थिरकन का, और इसमें जो हवा है उसका भी उतना ही योगदान है जितना अन्य चीज़ों का इसमें है प्रभाव, उतना ही हवा का भी प्रभाव है। हवा के कारण ही यह उगने में सफल हुई है। इस प्रकार कवि जो हैं वो इस फसल को अनेक प्राकृतिक जो भी वस्तुएं हैं उनका प्रभाव तथा मनुष्य का जो श्रम है उसका परिणाम मानते हैं।